हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमग्रो नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस की जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज जो है हम आपके लिए फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या कुछ हमारी ऑनलाइन क्लासेस में रहने वाला है। और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस रहने वाली है, आपसे किसी भी तरह के यहाँ पर जो है वो शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप जो है फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ओवरव्यू में हमारे पास रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान रहने वाला है। इसके अलावा सामान्य हिंदी हम कवर करने वाले हैं, सामान्य इंग्लिश और रीजनिंग। इन चार तरह के कंटेंट पे हमारा ज्यादा फोकस रहने वाला है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये चार कंटेंट ना सिर्फ आपकी पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए बल्कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हिमाचल प्रदेश में उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है आप क्लासेस को फुल तक जरूर देखें। आपसे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपसे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव वे में आपको जो है हर दिन यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगी। आज की क्लास जो हमारे पास रहने वाली हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की रहने वाली है। जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास रहेगी वो सामान्य हिंदी की रहेगी। इसी तरह से अल्टरनेटिव तरीके से इंग्लिश की, रीजनिंग की आपको क्लासेस जो है देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जल्दी से, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। जैसे हमारी लाइव क्लासेस आएंगी आपको जो है नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, उत्तर भी आपको बताऊंगा। लाइव चैट में आपको टाइम भी दूंगा, आप वहां पर भी अपने उत्तर जो है बता सकते हैं। इससे आपकी भी रिवीजन यहाँ पे होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको व्याख्या भी दूंगा कि क्या कुछ इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? आप जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो कहां पर है ये आपका प्रश्न है, क्योंकि मतदान का दौर है और मतदान के बाद, इलेक्शन के बाद जैसे ही आपके टेस्ट आएंगे, ठीक है, जो शेड्यूल आपके बनाए गए हैं तो उसमें आपसे जो है मतदान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है आपके पास। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ताशीगंग, हिक्किम, किन्नौर या फिर कुल्लू। ताशीगंग को कई बार टाशीगंग लिखा जाता है, टशीगंग लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ताशीगंग, हिक्किम, किन्नौर या कुल्लू आपके ऑप्शंस हैं। लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहती है, तो वो भी आपको आगे में क्लियरेंस दे दूंगा। इसका सही उत्तर दोस्तों आपके पास है ताशीगंग। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहती है कि पहले जो था ये हिक्किम में था। ठीक है, अभी तो ये ताशीगंग में है, पहले ये हिक्किम में था। चलिए इसके बीच में भी डिफरेंस थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों ये हिक्किम में था। 14,567 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र था। और इसके बाद रिसेंटली जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो ताशीगंग को जो है यहाँ पर जो है मतदान केंद्र बनाया गया, जो कि 15,256 आपके पास जो फीट है उसकी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ताशीगंग। ठीक है, वहां के एक स्कूल में जो है ये मतदान केंद्र बनाया गया। तब से दोस्तों यहाँ पर हिक्किम से ताशीगंग जो है चेंज हो गया और अब दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग है। ये भी लाहौल स्पीति में है आपका, ये भी लाहौल स्पीति में, दोनों आपके जो है लाहौल स्पीति में है, ताशीगंग और हिक्किम। और ताशीगंग की बात करूं तो कुल 49 मतदाता जो है लोकसभा चुनाव के समय यहाँ थे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है, एशिया का ही नहीं पूरी दुनिया का। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। और 3 से 4 फुट यहाँ पे साल भर यहाँ पे बर्फ रहती है, तो आप अंदाजा लगाकर चल सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपकी क्लियर हो गया होगा कि ताशीगंग और हिक्किम में से जो आपकी कंफ्यूजन रहती थी तो हिक्किम अब नहीं है, अब ताशीगंग हो गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, गोरखों ने कांगड़ा के क्षेत्र पर आक्रमण कर लूट मार कब मचाई थी? ऑप्शन है आपके पास 1820 में, 1847 में, 1825 में या फिर 1809 में। तो लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका 1809 में। जी हाँ दोस्तों, 1809 में। अब यहाँ पे गोरखों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि कांगड़ा में उनका क्या कुछ इतिहास रहा है, हिमाचल प्रदेश में उनका क्या कुछ इतिहास रहा है, ताकि आपको जो है वहां से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप आसानी से यहाँ पर उत्तर दे सको। तो यहां पर अगर हम गोरखों के इतिहास की बात करूं तो गोरखों ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में, यहां पर जो भी यहां पे हाईलाइटेड चीजें हैं, ठीक है, जो आपको रेड कलर में यहां पे दिखाई दे रही हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इन सभी से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे आपको जो है रेड कलर में ये शो किया है। तो गोरखों ने अमर सिंह थापा की अगुवाई में 1805 ईस्वी में दोस्तों हमीरपुर के जो महल मौर्या स्थान था वहां पर कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे उनको हराया था। अब यहां से आपके 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरह से बनते हैं?
में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोरखों की जो अमर सिंह थापा की अगुवाई में 1805 ईस्वी में, ठीक है, गोरखों ने राजा संसार चंद को किस स्थान पर हराया था। तो आपको क्विक रिवीजन यहां से हो गई है, महल मौर्य, तो आपको यहां पे एकदम से आंसर देना है महल मौर्य नामक स्थान पर। या फिर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 1805 ईस्वी में गोरखों ने जब कांगड़ा के राजा संसार चंद को हराया था तब उनका नेतृत्व किसने किया। तो आपको आंसर दे देना है अमर सिंह थापा ने। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप ये समझ गए होंगे बात, ठीक है, इसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करूं तो 1809 में उन्होंने काफी ज्यादा लूटमार मचाई, बट 1809 ईस्वी में ही महाराजा रणजीत सिंह से वे हार गए, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह से उनका युद्ध हुआ और वो वहां पर हार गए। उसके बाद भी काफी ज्यादा उनका इतिहास रहा। उसके बाद जो है अमर सिंह थापा के पुत्र आए जो रणजोर सिंह थे, उन्होंने सिरमौर के राजा कर्मप्रकाश को हराया 1809 में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1810 तक हंडूर और जुब्बल के जो क्षेत्र थे वहां पर कब्जा कर लिया था गोरखों ने, ठीक है। और इसके बाद 1815 ईस्वी में इनका जो युद्ध हुआ वो हुआ ब्रिटिश के साथ, ठीक है, और ब्रिटिश के साथ ये युद्ध हार गए। अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ गोरखों का, और अंग्रेजों के साथ जो है गोरखे युद्ध हार गए। और जो उनके आधिकारिक क्षेत्र थे जैसे बिलासपुर, बघाट, सिरमौर, जुब्बल, बुशहर, ठीक है, उन्होंने वो ब्रिटिश को सौंपकर जो है वापस नेपाल चले गए। और इसके अलावा दोस्तों बात करें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो काफी ज्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, संगोली की संधि। ये आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, और काफी ज्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में आपने इसको देखा होगा। तो 1815 में जैसे ही गोरखे जो है ब्रिटिश से हारे, उसके बाद जो है अमर सिंह थापा ने जो है वो ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी से एक संधि कर ली। कौन सी? संगोली की संधि। और काफी ज्यादा इतिहास में इसका जो है हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा मायने रहते हैं संगोली की संधि के, क्योंकि कंपीटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो संगोली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है, अमर सिंह थापा और ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के बीच में। यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इतिहास आपको समझ आ गया होगा, और इस प्रश्न से कितने ज्यादा प्रश्न जो है अराइज होते हैं, कितने ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है। आपके ऑप्शंस हैं खजियार झील से, पराशर झील से, रिवाल्सर झील से, या डल झील से। लाइव चैट में आप अपना आंसर बता सकते हो। फिलहाल इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका रिवाल्सर झील। जी हाँ दोस्तों, पद्म संभव का नाम जो है वो रिवाल्सर झील से जुड़ा है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं, रिवाल्सर झील के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से पद्म संभव का नाम जुड़ा है झील के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें रिवाल्सर झील की, तो रिवाल्सर झील दोस्तों बौद्ध लोग जो है इसे पद्माचन भी कहते हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो रिवाल्सर झील को क्या कहते हैं, पद्माचन कहते हैं। और कई बार पूछा जाता है कि पद्माचन जो है वो किस झील को कहा जाता है, तो ये भी रिवाल्सर झील को कहा जाता है। इस तरह से जो है घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कंटेंट तो वही रहता है, आपसे जो है वही उसी में से पूछा जाता है, एक अलग तरह से नहीं पूछा जाता, बस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आपको जो है अपने तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। तो रिवाल्सर झील को बौद्ध लोग जो है पद्माचन भी कहते हैं। अब यहाँ पे पद्म संभव का नाम किस तरह से जुड़ा दोस्तों, क्योंकि पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पर जो है छेशु मेला मनाया जाता है। किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। छेशु मेला भी आप कह सकते हैं या छेछू मेला भी आप कह सकते हैं। इस तरह के घुमा फिरा के पूछा जाता है, छेछू मेला पूछा जाता है या फिर छेशु मेला पूछा जाता है। तो बौद्ध जो पद्म संभव थे उनके जन्मदिन पर यहाँ पर जो है वो छेछू मेला जो है मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह झील जो है वो हिंदू, सिख, बौद्ध तीनों धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है, जो कि काफी ज्यादा मायने रखता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सी झील जो है तीन धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है, तो आपको ये भी याद रखना है रिवाल्सर झील। जी हाँ दोस्तों, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तीन धर्म के लोगों का यहाँ पे तीर्थ स्थान है, और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और मैक्सिमम जो हमारे पास स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ये पता ही होता है कि तैरते हुए टापुओं के नाम से किस झील को जाना जाता है, रिवाल्सर झील को। क्विक रिवीजन आपकी यहाँ पे होगी, एक तो पद्माचन कहते हैं इसे, पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पर जो है शेषु मेला कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म तीनों धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है, और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो है यहीं से बन गए आपके। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहीं से याद रखने हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम जो है यहाँ पे थोड़ा बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे इजी क्वेश्चंस भी पूछूंगा और यहाँ पे आपसे जो है थोड़े एडवांस लेवल के भी पूछूंगा। ठीक है, जो आपके पास रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है जरूरी नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे जो है एडवांस लेवल के ही पूछे जाए या इजी लेवल के ही पूछे जाए, तो दोनों को मिलाकर यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी हमारी यहाँ पे ऑनलाइन सीरीज रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास प्राशर, नाको, रेणुका, रिवाल्सर। इसका सही उत्तर है रेणुका। और अगर हम बात करें इसके थोड़े बहुत इसके बारे में, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं रेणुका झील के बारे में कि कितनी इसकी लंबाई और क्या कुछ इसमें रहा है। रेणुका झील की लंबाई की बात करें तो 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है और रेणुका भगवान परशुराम की माता है। तो यहीं से 3-4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए। एक तो रेणुका झील की कितनी लंबाई है, बाकी दोस्तों सोई हुई स्त्री जैसी आकृति वाली झील कौन सी है। इस तरह का प्रश्न मैंने काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है। तो आपको याद रखना है सोई हुई स्त्री जैसी आकृति वाली जो आपकी झील है वो आपकी रहेगी रेणुका झील। और सिरमौर जिले में है रेणुका झील और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी यही है। भगवान परशुराम जो है मैं आपको बता दूं कि माता थी जो रेणुका थी। ठीक है, इसके अलावा भगवान परशुराम ने ही रेणुका को मारा था और जमदग्नि के आदेश पर मारा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, जमदग्नि भी भगवान परशुराम के पिता थे। तो इस तरह से आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, यहीं से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट एक बार याद हो गया, आपको जो है याद रखना है कि क्या कुछ उसके पीछे का इतिहास है वो याद हो गया, तो आपसे चाहे जितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाए आप जो है एकदम से उसका जो है आंसर दे पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का निर्माण शिवकी से लेकर बिलासपुर तक सतलुज नदी द्वारा किया जाता है? अब देखिए शिवकी से लेकर बिलासपुर तक, ठीक है, यहां मान लीजिए ये शिवकी है, यहां आपका रहेगा बिलासपुर। ठीक है, तो इसके बीच में जो सतलुज नदी है, उस सतलुज नदी द्वारा जो घाटी बनाई जाती है उस घाटी को क्या कहते हैं? ठीक है, इस घाटी को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच में शिवकी और बिलासपुर के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? इसका कहने का मतलब ये है। और जो सतलुज नदी द्वारा निर्माण किया जाता है, ऑप्शन है आपके पास सतलुज और बल घाटी, सांगला घाटी और चंबा घाटी। दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर रहेगा वो है सतलुज घाटी। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है सतलुज घाटी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो शिवकी से लेकर बिलासपुर तक सतलुज द्वारा निर्माण किया जाता है घाटी का, उसे सतलुज घाटी कहा जाता है। यहीं से आप जो है एक कॉमन सेंस के थ्रू भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम बल घाटी, सांगला घाटी और चंबा घाटी की भी आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रथम बार विधानसभा के लिए सर्वप्रथम बार चुनाव कब हुए थे? आपके ऑप्शन है 1952 में, 1950 में, 1955 में या फिर 1960 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1952 में। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो 1952 में 1952 में दोस्तों यहाँ पे आपके पास 36 सीट्स के लिए यानी कि 36 सीट्स के लिए यहाँ पे आपके चुनाव हुए थे, जिसमें से 24 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। 24 सीट्स पर विजय हासिल करके जो है वो वाईएस परमार ने, जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री हैं वाईएसपी यशवंत सिंह परमार। ठीक है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने जो है यहाँ पर 24 मार्च 1952 को जो है प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। 24 मार्च 1952 को। तो आपको ये भी याद रखना है 24 मार्च 1952 को जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने थे, 24 सीटों पर जो है विजय हासिल करके 36 में से। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके इतिहास के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव जो है 1952 में हुए थे। क्विक रिवीजन यहाँ पे आपकी हो रही है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही है, तो एक लाइक जरूर वीडियो को कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जो है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन से आपके पास पालमपुर, चंबा, सोलन और शिमला। सही उत्तर आपका रहेगा शिमला। जी हाँ दोस्तों, शिमला के कुफरी में जो है वो हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है वो स्थित है। ठीक है, तो शिमला के कुफरी में जो है आपको याद रखना है केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? ऑप्शन है आपके पास रिवाल्सर झील, रेणुका झील, गोविंद सागर और नाको झील। तो दोस्तों यहां पर आपका जो सही उत्तर रहेगा वो है गोविंद सागर झील। जी हाँ दोस्तों,
गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, कृत्रिम झील भी इसे आप कह सकते हैं, मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील सबसे बड़ी है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 88 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों 88 किलोमीटर कृत्रिम झील है ये, जो कि काफी ज्यादा बड़ी है अपने आप में। ठीक है, 88 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 168, ठीक है, स्क्वायर, 168 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी जो है आपके पास क्षेत्रफल है, 168 वर्ग किलोमीटर। तो लंबाई आपको बता दी, क्षेत्रफल आपको बता दिया, साथ में बता दिया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे जो है यहाँ पर बड़ी आपके पास यहाँ पे कह सकते हैं कि कृत्रिम झील है और मानव निर्मित झील है, बिलासपुर जिले में दोस्तों ये। ठीक है, इसके अलावा अगर रिवाल्सा झील की बात करें तो रिवाल्सा झील के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, ये आपकी जो रहेगी वो मंडी जिले में रहेगी। ठीक है, और रेणुका झील की बात करें तो आपकी सिरमौर जिले में रहेगी, और नागको झील की बात करें तो आपकी किन्नौर जिले में रहेगी। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लामा झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके हैं किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर में से जो लामा झील है वो आपकी है चंबा जिले में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में अगर हम आपको बताएं कि लामा झील की ऊंचाई कितनी है तो 3962, जी हाँ दोस्तों 3962 मीटर इसकी जो है ऊंचाई पर ये स्थित है, जो लामा झील है आपकी चंबा जिले में। और इसे जो है वो 7 झीलों का समूह भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि 7 झीलों का समूह किसे कहते हैं, वो कहते हैं आपके लामा झील को, जो कि आपकी चंबा जिले में है। ठीक है, तो यहां से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं कि 7 झीलों के समूह किस झील को कहते हैं, लामा झील को, लामा झील के जिले में चंबा में लामा झील की जो है ऊंचाई कितनी है, 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रहता है, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा महाकाली झील किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो ये इसका भी सही रहेगा चंबा में। ठीक है दोस्तों, और माता काली को ये समर्पित है आपकी जो महाकाली झील है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 3657 मीटर, जी हाँ दोस्तों 3657 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये आपकी झील, और माता काली को ये समर्पित है। अब इस तरह के प्रश्न क्यों आपको यहाँ पे पूछ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी झील कहाँ है, आपको याद रखना है, साथ में उसकी कितनी ऊंचाई। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई एग्जैक्ट तो हर झील की पता रखना इतना काफी ज्यादा जो है मुश्किल रहता है, तो इसके लिए भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे किस तरह से आपको जो है ट्रिक के साथ आपको याद रखनी है ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, नाको झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके शिमला, सिरमौर, मंडी, किन्नौर। अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में आपको बताया कि नाको झील किस जिले में स्थित है, तो आपका सही उत्तर रहेगा किन्नौर। जी हाँ दोस्तों, किन्नौर जिले में आपको नाको झील है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो किन्नौर जिले में सिर्फ और सिर्फ नाको झील का ही जिक्र किया जाता है, बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सोरंग झील भी है। ठीक है, जो कि आपके पास किन्नौर में रहती है। ठीक है, नाको के अलावा जो है सोरंग झील का भी यहाँ पे जिक्र कभी कभी किया जाता है, बट मैक्सिमम टाइम जो है आपका सिर्फ और सिर्फ नाको झील ही पूछा जाता है आपका जब किन्नौर की बात आती है। तो किन्नौर में मुख्यतः नाको झील ही है, जिसकी अगर हम बात करें ऊंचाई की, ठीक है, तो ऊंचाई आपकी रहेगी 3662 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 3662 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई रहेगी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एकमात्र झील इसे कहा जाता है जो अगर हम बात करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है किन्नौर जिले से। ठीक है, तो किन्नौर जिले में 3662 मीटर आपकी रहेगी नाको झील, और इसके अलावा सोरंग झील भी आपकी इसमें रहेगी। तो आपको याद रखना है किन्नौर जिले में सोरंग और नाको झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास पोंग झील, पंडो झील, गोविंद सागर झील, कुमारवा झील। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों पंडो झील। जी हाँ दोस्तों, पंडो झील जो है वो आपकी सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। और इसके बारे में अगर हम बात करें कितने किलोमीटर की है, तो 14 किलोमीटर की, मात्र 14 किलोमीटर की यहाँ पर इसकी लंबाई है। ठीक है, 88 किलोमीटर की सबसे बड़ी जो आपको बताया था गोविंद सागर झील, और 14 किलोमीटर की ये सबसे छोटी झील जो आपकी पंडो झील है, और मंडी जिले में आपके पास ये रहने वाली है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, मंडी जिले में आपकी ये है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्यास नदी पर ये झील बनी है आपकी। ठीक है, और नेशनल हाईवे NH 21 के ये किनारे पे है। ठीक है,
फिलहाल के लिए NH-21 का नाम चेंज हो सकता है, बट NH-21 के ये किनारे पर स्थित है और 14 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पंडो झील आपको याद रखना है। इसके अलावा पोंग झील की बात करूं तो पोंग झील भी मानव निर्मित झील है, हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झील है। ठीक है, पोंग झील है। और अगर पोंग झील की बात करूं तो ये आपकी जो आती है वो कांगड़ा जिला में आती है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये भी ब्यास नदी पर है। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें पोंग झील की, तो ये ब्यास जो है 42 किलोमीटर है, 42। ठीक है, 42 किलोमीटर इसकी आपके पास लंबाई है। तो मानव निर्मित झील में हमने 3 झीलों के बारे में पढ़ लिया, गोविंद सागर झील, पोंग झील और पंडो झील। गोविंद सागर की 88 किलोमीटर, पोंग झील की आपकी 42 किलोमीटर और आपकी पंडो झील जो सबसे छोटी है उसकी 14 किलोमीटर यहाँ पे लंबाई है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। इसके अलावा गोविंद सागर झील की मैंने बता दिया। कुमारवा झील की बात करें तो ये आपकी मानव निर्मित झील नहीं है, ये आपकी एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, कुमारवा झील जो आपकी रहती है ये एक प्राकृतिक झील है और ये भी आपकी जो है मंडी जिला में आती है। 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक है, तो यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो है क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लामा झील है आपके पास, महाकाली झील है, मणिमहेश झील है, करेरी झील है। तो मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया था, ठीक है, कि लामा झील जो है उसे हम 7 झीलों का समूह कहते हैं, जो कि चंबा जिला में है। इसकी जो है आपको मैंने ऊंचाई बता दी थी। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है आपके पास 3962 की जो मीटर है, ठीक है, रहेगी। और 7 झीलों का समूह इसे कहा जाता है चंबा जिले में। महाकाली झील भी आपकी चंबा जिले में है, मणिमहेश झील भी आपकी चंबा जिले में है, करेरी झील आपकी जो है कांगड़ा जिला में आती है। ठीक है, आपकी कांगड़ा जिला में यहाँ पे करेरी झील आती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? ये भी मैंने आपको ऊपर ही यहाँ पे क्लियरेंस दे दी थी कि तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है गोविंद सागर, रिवाल्सर, कुमारवा, पराशर। तो इसका सही उत्तर है आपके दोस्तों रिवाल्सर। जी हाँ दोस्तों, रिवाल्सर झील को जो है तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। क्विक रिवीजन यहाँ पे आपकी हो रही है काफी अच्छे से। गोविंद सागर की झील की बात करूं तो ये बिलासपुर में है, कुमारवा मंडी में है, पराशर भी आपकी मंडी में है। तो रिवाल्सर, कुमारवा और पराशर आपकी तीनों ये झील जो है वो आपकी आती है मंडी में। तो आपको यहां पर याद रखना है, इसकी ऊंचाई वगैरह जो है मैंने आपको बता दी, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके, मंडी नगर की स्थापना किसने 1527 ईस्वी में की थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन रहती है, कई बार यहाँ पे 1527 पूछा जाता है, कई बार आपसे 1526 पूछा जाता है। बट दोस्तों जो एग्जैक्ट आपका रहता है वो 1526 ही रहता है, तो आप 1527 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मंडी नगर की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की? ठीक है, तो 1526 में आपके पास ऑप्शन है अजबर सेन, महेश्वर सिंह, वान सेन या फिर जेठलाल। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर रहेगा अजबर सेन। जी हाँ दोस्तों, अजबर सेन ने जो है 1526 ईस्वी में जो मंडी नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और 1527 तो काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, तो 1527 1526 आप इन दोनों में से एक लेकर चल सकते हैं, बट जो एग्जैक्ट रहता है वो 1526 ईस्वी रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए, 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था? अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है सोमनाथ मंदिर की। ये आउट ऑफ हिमाचल भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बट दोस्तों यहाँ पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसी काल में 1000 का जो ये काल है, ठीक है, इसी काल में जो है महमूद गजनबी ने कांगड़ा के किले पर भी आक्रमण किया था, आप जानते ही हैं। तो ये सही उत्तर रहेगा कि सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनबी ने। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया ताकि आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोहम्मद गजनबी के काल के, अगर मैं कहूं तो, क्योंकि उसने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था और आप जानते हैं कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रश्न। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाटकोटी मंदिर किस जिले में है? तो हाटकोटी मंदिर की बात करें, आपको ऑप्शन दिए हैं सिरमौर, चंबा, कुल्लू या फिर शिमला। तो आपका हाटकोटी मंदिर जो है वो शिमला जिले में है। जी हाँ दोस्तों, शिमला जिले में आपका हाटकोटी मंदिर आता है। और किस शैली में ये बनाया गया है ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शिमला जिले में आपका हाटकोटी मंदिर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रभागा नदियां जो है कहां मिलती है? अब चंद्रभागा नदियों की बात करूं दोस्तों तो आपके ऑप्शन है तांडी, उदयपुर, जाहलमा या कोकसर। तो आपके दोस्तों इसमें सही उत्तर रहेगा तांडी। जी हाँ दोस्तों, तांडी में चंद्रभागा नदियां मिलती हैं और चंद्रभागा जो है सहायक नदियां हैं किसकी? चिनाब की। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहां से आपके ये क्वेश्चन बन गए कि चिनाब की सहायक नदियां कौन सी हैं? वो आपकी रहेंगी चंद्रभागा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, चंद्रभागा जो है सहायक नदियां हैं चिनाब नदी की,
और तांडी में मिलकर ये जो है चिनाब नदी का निर्माण करती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये एक ही क्वेश्चन से काफी ज्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। आपको यहाँ पे याद रखना है चंद्रभागा नदियां सहायक नदियां हैं चिनाब नदी की, और तांडी में जब ये मिलती हैं चंद्र और भागा नदियां तो चिनाब नदी का निर्माण यहाँ पे करती है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय जो आपके पास कह सकते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क आपके पास यहाँ पे आता है तो सिरमौर में है, उन्ना में है, कुल्लू में है या फिर चंबा में है। तो इसका सही उत्तर आपके पास दोस्तों रहेगा, ठीक है, कुल्लू में। तो अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की तो ये आपका रहेगा कुल्लू में। इसके बारे में भी हम आगे की वीडियोज में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस जिले में नमक की खानें हैं? चंबा में, कुल्लू में, मंडी में या फिर हमीरपुर में? तो आप लाइव चैट में अपना उत्तर बता सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत ये टाइम जो देता हूं बीच में, ठीक है, तो वो उत्तर बताने के लिए देता हूं ताकि आपकी भी क्विक रिवीजन हो सके। तो किस जिले में नमक की खानें हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा मंडी में। जी हाँ दोस्तों, मंडी जिला में जो है आपकी नमक की खानें हैं हिमाचल प्रदेश में, इन जिलों में से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की किस्म है? ठीक है, कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की किस्म है? आपके ऑप्शंस हैं सेब की, आलू की, गेहूं की या फिर चावल की। तो कुफरी ज्योति अगर हम बात करें तो ये एक आलू की किस्म है। इसके अलावा जो कुफरी जीवन है, ठीक है, कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, ये दोनों दोस्तों यहाँ पे आलू की किस्म है। कई बार आपसे कुफरी जीवन भी पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन दोनों जो है वो आलू की किस्में हैं। इसके अलावा हम आगे की वीडियो में सेब, गेहूं और चावल की किस्मों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो जो वीडियो जो है जब हम विस्तार से लेकर आएंगे तब आपको वहां पे पूरा जो है ब्यौरा उसका मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है महल मोरियो नामक स्थान जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहां स्थित है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है पहले ही प्रश्न में उसके बारे में बता दिया था कि वो कहां पर स्थित है, ठीक है। उसकी व्याख्या जो है हमने पहले प्रश्न में की थी, ये आप देख सकते हो। तो महल मोरिया की बात करें अगर हम, महल मोरिया की स्थान तो हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर के महल मोरिया। यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था जहां पर गोरखों और राजा संसार चंद की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो आपको यहां से याद रखना था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें महल मोरियो की, ठीक है, तो ये आपका रहेगा हमीरपुर में। आपको यहाँ पे याद रखना है महल मोरिया नामक स्थान जहां राजा संसार चंद और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था वो हमीरपुर में स्थित है। और राजा संसार चंद की बात करूं तो ये कांगड़ा के राजा थे, ठीक है। तो यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं। 1805 ईस्वी में जो है ये लड़ाई हुई थी महल मोरिया नामक स्थान पर, ठीक है। आपको सब कुछ यहाँ पे याद रखना है और क्विक रिवीजन आपको करते जाना है पिछली वीडियो से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर स्थित है? शिमला में है, किन्नौर में है, सोलन में है या फिर ऊना में है? ठीक है, आपको ये भी प्रश्न दोस्तों यहां पे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका शिमला में, ठीक है। शिमला में जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय स्थित है, जो आपके पास रहता है HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसका कार्यालय जो आपका रहेगा वो शिमला में रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर जो है हिम प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सतलुज घाटी, बेट घाटी, रावी घाटी या फिर कैथी घाटी। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर है रावी घाटी, क्योंकि रावी नदी वहां पर बहती है तो इसलिए यहाँ पे रावी घाटी कहा जाता है। सतलुज घाटी आपको मैंने बता दिया था, जो शिवकी और बिलासपुर का के बीच की घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। बिलासपुर नदी जो बहती है उस घाटी को जो हम सतलुज घाटी कहते हैं। इसके अलावा बैट घाटी, कैथी घाटी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट ये रावी घाटी जो है चंबा घाटी को कहा जाता है, आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये अगला प्रश्न जो है हमारा अंतिम प्रश्न भी है, और इसी के साथ जो है आज की वीडियो दोस्तों यहाँ पे पूरी हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो हम अगले आपके लिए लेकर आएंगे। हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था? आपके ऑप्शन है रामास्वामी, डॉक्टर शशि भूषण, एस चक्रवर्ती या डॉक्टर यशवंत राव। डॉक्टर एस चक्रवर्ती आपको यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, तो एस चक्रवर्ती इसका सही उत्तर है, ठीक है। एस चक्रवर्ती को जो हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। तो दोस्तों यहां पर जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने आपसे यहां पर आज आपको क्वेश्चन बताए आपको क्विक रिवीजन हुई होगी। आप जो है नोट कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो हमारी सामान्य हिंदी को लेकर रहेगी, ठीक है। उसके बाद सामान्य इंग्लिश के तहत हमारी वीडियो रहेगी, और इसी तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपसे दोस्तों यहाँ पे
पूछे जाएंगे और आपको जो है अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है हमारी इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कुछ एक अलग कंटेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।